गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा स्पेशल होने वाला है। लास्ट सेशन है और दिस सेशन इज ऑल अबाउट सेल्फ एंड फैमिली रिलेशनशिप। आज हम उन बेसिक्स को समझेंगे जहां से हम समझ पाएंगे अपनी खुद की रिलेशनशिप अपने साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। और फैमिली में हम किन मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं? क्या वही मेंबर जो बाई बर्थ हमारे डेस्टिनी में आते हैं वही फैमिली कहलाती है, या कुछ लोगों को हम बाई चॉइस एज ए फैमिली का पार्ट देते हैं? तो विद दैट इंटेंशन बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा और बेसिक्स के बेसिस पे हम चलेंगे। रेस्टोरेंट को चलाने का बेस क्या है? चैट बॉक्स में अगर आप मेरे को बताएं, समझाएं कि अगर किसी को रेस्टोरेंट चलाना है या किसी का रेस्टोरेंट का बिजनेस चल रहा है तो उसकी पहली बेस लाइन क्या होती है जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि वो रेस्टोरेंट चलेगा? आई एम वेटिंग इन टू द चैट बॉक्स, प्लीज रिप्लाई। और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए मैटर करता है कि वो भी अपना आंसर लेकर अपने पास। नवीन भाई ने लिखा मैन पावर, प्रणय ने लिखा टेस्ट, अशोक भाई क्या लिखेंगे, नवीन भाई क्या लिखेंगे? आई एम जस्ट वेट। तो अगर आप देखो किसी भी चीज की, अगर आप बेसलाइन के बारे में पता होता है ना, तो आप उसकी फाउंडेशन से बिल्डिंग को बड़ा बना सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट का चलाने का जो बेस होता है वो होता है फूड का टेस्ट, ना कि वहां का एम्बियंस। क्योंकि अगर वहां के फूड के टेस्ट में मजेदार चीज है तो लोग अपने आप आएंगे, चार लोगों को बताएंगे, ना कि वहां की वो टेबल चेयर एनवायरनमेंट उस लोकेशन के बेसिस पे रेस्टोरेंट चलेगा। क्योंकि अगर आप टेस्ट कंपोनेंट को हटा दो तो उस रेस्टोरेंट के बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर उसको हटा दिया जाए, उस थॉट प्रोसेस को वहां से हटा दिया जाए, तो फिर और सारी चीजें का मायने नहीं रखता। यानी कि वो चीज का होना बहुत मायने रखता है। जैसे ह्यूमन की लाइफ में उसकी सांसों का होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर सांस ही नहीं है तो ह्यूमन ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपसे अगर पूछूं कि रिलेशनशिप को चलाने का बेस क्या है, क्या है वो एक ऐसी चीज जो रिश्ते को रिश्ता बनाती है, वो चीज क्या कहलाती है? क्या आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर, कि वो कौन सी एक बेसिक चीज है जो रिश्ते को रिश्ता बनाती है और वो आपके रिश्ते को चलाने में या रिलेशनशिप को चलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है? तो बहुत बेसिक बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस बेसिक बातों के बारे में नहीं पता है और डिफिकल्टीज आ रही चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो मैं अगर आपको बताऊं जो रिश्ते को रिश्ता बनाता है वो लगाव कहलाता है। आपका जो लगाव है, जो आपका अटैचमेंट है, जो आप कनेक्शन फील करते हो, अगर वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, वो लगाव फील नहीं हो रहा है आपको, तो रिश्ता बेईमाना सा हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं और आपसे पूछूं इस चीज के बारे में, त्योहार या जश्न को मनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इफ यू वांटेड टू सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल और एनी सक्सेस, तो व्हाट यू नीड, आपको क्या चाहिए? थोड़ी बातचीत करेंगे और बातचीत करते करते कुछ चीजों को समझेंगे। सर ओकेजन चाहिए। ओकेजन तो है, बट उस ओकेजन को जस्ट उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सर सेलिब्रेट करने के लिए किन के साथ सेलिब्रेट करेंगे? वो बंदे भी तो होने चाहिए। यस, हमें चाहिए परिवार, कुछ यार, कुछ रिश्तेदार, है ना? कि क्या हम इसको अकेले बना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं? कैन वी मेक इट अलोन? कितनी बेसिक सी लाइन है, नहीं भाई। क्योंकि अगर खुशी है, सेलिब्रेशन है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ना हैप्पीनेस की, हमने बात की थी अपने एक्सप्रेशन की। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज को एक्सप्रेस करना है तो हमें तो लोग चाहिए ना। और वो लोग भी कौन चाहिए? जो परिवार के हों, जिनसे जो लगाओ हमारे, हो। जिनसे, जो हमारे यार हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे नोन हों। और बिल्कुल सही कहा नवीन भाई ने, जिनके साथ लगाव हो। क्योंकि अनजान लोगों के साथ किए गए सेलिब्रेशन ज्यादा लंबे टाइम तक मजे नहीं दे पाते, है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर रिश्ते, परिवार हैं, जो यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या रिश्तों की लाइफ टाइम वैल्यू होती है, या ये कुछ समय के लिए वैलिडिटी होती है इनकी?
1 साल, 3 साल, 5 साल वाले जो आपके ओल्ड रिलेशन हैं, अगर आप नोटिस कर कर देखो, थोड़ा रियलाइजेशन करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, उन लोगों को देखो ना एक बार कि वो कैसे लेस इफेक्टिव हो गए। आपके बहुत सारे ऐसे स्कूल के दोस्त रहे होंगे, कॉलेज के दोस्त रहे होंगे, जहां आपने इससे पहले काम किया था, वहां पे आपके कुछ यार रहने बने होंगे। कहीं आप घूमने गए होंगे किसी ट्रिप पे, वहां पे कुछ नए आपके कनेक्शन बने होंगे। बट वो जो कनेक्शन, वो जो लगाव, वो जो एफर्ट उस दिन फील हो रहा था, तो क्या वो आज भी हो रहा है? थोड़ी सी मेरे से बात करेंगे, और बात करते करते इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि क्या रिश्तों में की लाइफ टाइम वैल्यू होती है, या कुछ नो। समय के बाद ये लेस इफेक्टिव बन जाता है ना? तो चेक कर कर देखो, पिछले 1 साल में आपको कुछ जुड़ मिले होंगे लोग। कहीं आप किसी ट्रेनिंग, कोचिंग, किसी एनवायरनमेंट में गए होंगे। 3 साल पहले किसी कंपनी में होंगे। 5 साल पहले किसी और जगह पे होंगे। 7 साल पहले कुछ और जगह पे होंगे। तो यानी कि अगर आप देखो, आपके जो रिश्ते हैं, तो वो समय के साथ अपना लगाव, अपना इम्पैक्ट, अपना कनेक्शन कम कर देते हैं, है ना? तो ये जो चीज है, मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूं, कि हम ह्यूमन हैं, और हम ह्यूमैनिटी का मजाक खत्म कर रहे हैं। क्योंकि एज ए ह्यूमन हमारे पास क्या है? इमोशन। अगर वो इमोशन का मजा हम नहीं लेंगे, तो ह्यूमैनिटी का फायदा कैसे उठाएंगे? है ना? तो एक चीज बड़ी अच्छी है, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, और ये आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी देगी। इफ यू कैन फील द पेन, मीन्स यू आर ह्यूमन। अगर आप दर्द को महसूस कर सकते हो, दर्द इमोशन होता है, दैट मीन्स यू आर ह्यूमन। एंड इफ यू कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, दैट मीन्स यू हैव द ह्यूमैनिटी इनसाइड। अगर आपको दूसरों का दर्द भी महसूस होता है, तो इसका मतलब आपके अंदर इंसानियत जिंदा है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा है। और सिर्फ आप अपना अपना महसूस करते हो, इसका मतलब ह्यूमन तो हुई। क्योंकि जिन ह्यूमंस के अंदर इमोशन नहीं होते, वो ह्यूमन नहीं होते। क्योंकि ह्यूमैनिटी का बेसलाइन क्या है? दैट इज इमोशन इज। तो मैं आपके साथ क्या बताना चाह रहा हूं, वी ऑल कॉल एस एज ए ह्यूमन बीइंग, बट अनफॉर्चुनेटली विदाउट ह्यूमैनिटी। धीरे धीरे अगर आप देखो कि एज ए ह्यूमन बीइंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ क्या थी? कि दूसरों के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, दूसरे की इमोशंस के साथ रिलेट करना, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब हम सब बने तो सेम हार्ड मास खून कोशिकाओं से हैं। अगर आप ह्यूमन का क्रिएचर देखो, आप में सारे के सारे, तो हमारे सबके अंदर सेम चीजें लगी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर कुछ ज्यादा अलग है, सभी का बेसलाइन सेम। हम सब ह्यूमंस हैं, तो इमोशंस भी होंगे। यानी कि अगर हमारा स्ट्रक्चर जिससे हम बने हैं वो सेम सेम है, तो जो हमारे अंदर चीज है, पावरफुल जो चीज है, वो क्या है? इमोशन। वो कौन से इमोशन है? एक बार समझ कर देखो, जो 500 साल, 700 साल, हजारों साल से चले आ रहे हैं और आज भी हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हो चैट बॉक्स में कि वो कौन से ऐसे इमोशन हैं जो आपको लगता है कि पहले भी हुआ करते थे, आज भी हैं, और पहले भी थे? एज ए ह्यूमन के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे कि पहले शायद मोबाइल नहीं होते थे। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले भी नहीं थे, आज है। आज से 5-7 साल पहले चैट जीपीटी भी नहीं था, आज बड़े अच्छे से। जूम भी नहीं था, है। तो यानी कि अगर आप देखो, धीरे धीरे करके चीजें इवोल्व हो रही हैं, आविष्कार हो रहे हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेस लाइन, थिन लाइन अगर आप पकड़ो ह्यूमंस के इमोशंस की, तो वो कौन से इमोशन थे जो आपको लगता है कि पहले भी थे और आज भी थे? क्या आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, या मुझे समझा सकते हो? जैसे पंकज जी ने बोला, लव, दैट इज वन नी इमोशन जो सब पहले था। जरूरत। नहीं, जरूरत तो है, नीड तो है, मैं कह रहा हूँ इमोशन जिसको हम फील कर सकते हैं, तो कौन से इमोशन होंगे? तो मैं आपको अगर बताऊं, तो वो इमोशन है लव के, केयर के, फ्रेंडशिप के, हंगर के, क्योंकि भूख तो पहले भी लगती होगी। फ्रेंडशिप का इमोशन पहले भी होता होगा लोगों के अंदर। ईगो तब भी होती होगी। हर्ट उस टाइम पे भी होता ही लोग। वायलेंस, सेक्सुअलिटी, ये वाले इमोशन यानी कि हैं तो बड़े लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं हर इंसान के अंदर, फोकस है। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो ये प्यार, परवाह करना, दोस्ती, भूख, अहंकार, दर्द, हिंसा, या सेक्सुअलिटी की जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये वाले बेसलाइन इमोशन हमेशा हमेशा से, इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है,
वो बदल रहा है। अगर आप देखो कि ये है तो सारे, बट इनको एक्सप्रेस करने का तरीका बदल रहा है। जैसे वे ऑफ ईटिंग बदल रहा है, खाने का जो तरीका है वो बदल रहा है लोग, है ना। पहले किसी और तरीके से खाते हैं, धीरे धीरे वो प्रोसेस इवॉल्व होता जा रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल रहा है। ज्यादातर इमोशंस हम इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, ना कि एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि हम बेस लाइन को खत्म कर रहे हैं। मैं जो भी अपने इमोशंस के अंदर डालना चाह रहा हूँ, उस इमोशन में मैं दूसरे को इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ। यानी कि बेस लाइन थी मेरे लिए, इमोशन किसके लिए थे, मेरे लिए, ताकि अपनी मैं ट्रू फीलिंग किसी दूसरे तक पहुंचा सकूं, उस रिश्ते को कामयाब रख सकूं। और उस रिश्ते को कामयाब रखने के लिए जो बेस लाइन थी उसको एक्सप्रेस करना, वो एक्सप्रेस में ही खोखलापन आ रहा है, उसको इम्प्रेस करने की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो चैलेंज आ रहा है ना। इसीलिए तो लोनलीनेस, लेफ्ट आउट, अलोन वाली फीलिंग्स बढ़ रही हैं। क्योंकि एनर्जी है, वो मुझे भी महसूस होती है और अगले को महसूस होती है। अरे गेटिंग। मैं छोटी सी बात करूं इसको, जैसे कल मैं किसी को कह रहा था, बता रहा था, अगर आप देखो जहां आप बैठे हो, नवीन भाई, अशोक भाई, है ना, पंकज भाई, प्रणय भाई, आप जहां बैठे हो वहां पे ना आपके आसपास कई तरीके की सुगंध चल रही है। यानी कि कम से कम 5 से 7 जो सेंसेस है ना आपके आसपास चल रही होती है। तो क्या आप उन सेंसेस को महसूस भी कर सकते हो? नहीं कर सकते ना अभी। बट अगर छोंक लग जाए घर में अभी, है ना, तड़का लग जाए, वो वाली फीलिंग आ जाएगी। वो वाली सेंस को आप महसूस कर पाओगे अपने नाक से एकदम से, क्योंकि वो वाली चीज की प्रेजेंस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, इसलिए आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास अभी कुछ सुगंधें नहीं चल रही, हम उन सुगंधों को लेके प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस में नहीं है। ऐसे ही हम अपनी अवेयरनेस से रिलेशनशिप की जो बेस लाइन है उसको मिस करते जा रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में ह्यूमैनिटी का जो बेसिक लाइन थी, बेसिक लाइन क्या थी? इमोशंस को एक्सप्रेस करना और इमोशंस को समझना। हम इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इम्प्रेस कर रहे हैं, तो खोखलापन जा रहा है एज एनर्जी। और उस एनर्जी को हम चुपचाप चुपचाप महसूस करे जा रहे हैं। इसीलिए रिश्तों के अंदर जो प्रबलता थी, जो स्ट्रांगनेस थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रांग नहीं हो पा रही। तो हम इस प्रोसेस में क्या समझना चाह रहे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी को ये बताना हो मीठा कैसा होता है, टेस्ट में मीठा कैसा होता है, कोई इंसान जिसको पता ही नहीं है मीठा कैसा होता है, तो कैसे बताओ? इफ यू वांटेड टू टेल समबडी कि भाई मीठा ऐसा होता है, तो कैसे समझाओगे? उसको टेस्ट करा के। ओके, उसने टेस्ट कर लिया, बट उसने टेस्ट करने के बाद समझाओगे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करोगे? फीलिंग से फील करो भी, एक मिठास आ रही है। हम्म। नहीं, उसको तो पता ही नहीं, उसके वर्ल्ड में तो है ही ना मिठास। एक जंगल में रह रहा था इंसान बड़े लंबे टाइम से, या किसी दूसरे देश का इंसान है, वो आया, उसने आपको उसको टेस्ट कराया कि देखो ये क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों को गोलगप्पे का टेस्ट नहीं पता, आपको पता है, ये इंडिया का ही सबसे फेवरेट फूड है खाने का। जब बहुत सारे फॉरेनर इंडिया में आते, गोलगप्पा खाते भूल जाते हैं क्या था, तो उनको पहली बार टेस्ट दिख रहा होता है। तो मैं कह रहा हूँ एक इंसान जिसने मीठे का टेस्ट ही नहीं देखा, तो आप उसको कैसे समझा पाओगे कि ये टेस्ट है जी, समझो, सुनो। चैलेंजिंग हो जाएगा सर बहुत ज्यादा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? महसूस करो ना, छोटी छोटी बातें हैं, लंबी चीजों पे नहीं जाना ना। बेस लाइन तो बेस में है, छोटी चीजों में। क्योंकि आप जब मीठे की बात करोगे तो उसको महसूस होगा, समझाया नहीं जा सकता कि देख ये मीठा था। जो वो खाएगा ना उसको महसूस होगा, उसकी अनुभूति होगी, अरे वाह ये ऐसा है। आप उसको सर एक्सप्रेस वही नहीं बात कर होगी, सकते। ये तो मतलब जैसे पंकज भाई ने बोला था, तो फील करने वाली बात होगी, उसको फील होगा। फील होगा उसको, यस। वही तो मैंने, महसूस होगा उसको। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि एज ए ह्यूमन हमारे पास बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो हम खुद महसूस करते हैं, बट हम इतने भागा दौड़ी में व्यस्त हो गए, हमें पता ही नहीं कि उनको महसूस भी करना है। जैसे आपके आसपास अभी 4-5 तरीके की, 7 तरह की सुगंध और दुर्गंध चल रही होंगी, बट हम प्रेजेंट ही नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सेंसेस को इतना स्ट्रांग रखते हैं, उनको महसूस हो जाता है। जैसे आपके यहाँ पे अभी हम बैठे हैं ना, कम से कम 5-7 तरीके की आपके आसपास आवाजें चल रही हैं जो आप नोटिस नहीं कर सकते। बट बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हर एक आवाज को बता देगी कौन सी आवाज किस फ्रीक्वेंसी पे चल रही है और किस किस तरीके की आवाज है। सुबह जब मेडिटेशन करता हूँ मैं,
इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग आवाजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज वन वे ऑफ आल्सो मेडिटेशन, कि आप बैठ के आंख बंद करके आसपास जो आवाजें चल रही है उनको महसूस करो। या कौन सी चल रही है पंखे की, अभी कौन सी चल रही है बाहर, कुछ कुछ एक शांति की चल रही होती है। तो यानी कि आप अपने सेंसेस के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ चीजों को महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर बताना हो, किसी को समझाना है कि मीठा कैसे होता है, कैसे समझाओगे? डिफिकल्ट हो जाएगा ना। साइंस की भाषा में इसका कोई ना कोई फार्मूला बना होगा मीठे को एक्सप्लेन करने का, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना। चीनी का अलग मीठा देख पाते हैं वो, है ना, वो शुगर का अलग देख पाते हैं, वो गन्ने का अलग देख पाते हैं। तो साइंस की भाषा में कोई ना कोई इसका फार्मूला बना होगा, बट एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, ये तो समझ उसको महसूस करके ही चलेगा। तो मैं आप लोगों से क्या बात करना चाह रहा हूँ बड़ी बेसिक लाइन पे, सेम वे अगर आपको किसी को समझाना हो कि लव क्या है, प्यार क्या है, अल्टीमेट जो इमोशन है ह्यूमैनिटी का, अगर वो आपको किसी को समझाना हो कि ये लव क्या है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? फीलिंग। फीलिंग से। फील, हाँ। तो फीलिंग है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा लव और लाइक क्या सेम है क्या, है ना? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि भाई ये एक इमोशन है, ये एक फीलिंग नहीं, सेम नहीं है सब। है ना, बट मैनी टाइम्स अगर आप देखो तो पीपल रिलेट सेम फीलिंग्स विद ईच अदर, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि दो अलग अलग इमोशंस हैं, हम लाइकिंग को और लव को एक ही तराजू में तोल देते हैं। डिफरेंस नहीं पता ना, बेसलाइन नहीं पता। इसीलिए जो हम रिश्ते निभा रहे हैं, अपने प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, उनको भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेस लाइन की फाउंडेशन पे ही नहीं मजबूत। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर लव है तो लाइकिंग होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि लाइकिंग है तो लव भी होगा। इस लाइन को पकड़ना। अगर लव है तो 100% लाइकिंग होगी, तभी लव है। बट अगर लाइकिंग है तो ये 100% जरूरी नहीं है कि लव भी होगा उसके साथ। छोटी सी डेफिनेटली। बेसलाइन पकड़े आपने। तो दैट मीन्स लाइकिंग आपकी बड़ी है, जिसके अंदर लव समाहित है। लव जहां उसके अंदर, क्योंकि लाइकिंग है तो अंदर आ गया, तो नेसेसरी नहीं है कि जितने से आपकी लाइकिंग है सबके प्रति आपका लव भी होगा, है ना? तो आपके साथ मैं क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, इस प्रोसेस में समझाना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे इमोशंस हैं, उन इमोशंस की थोड़ी सी डेफिनेशन को समझेंगे तभी तो हम क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि लव जहां होता है, उस लव के अंदर क्या क्या मसाला होता है? रेस्पेक्ट का मसाला होता है। वी रेस्पेक्ट इन टू द लव, वी केयर। वहां पे काइंडनेस होती है, दया भाव होता है एक दूसरे के प्रति, फ्रीडम होती है, कंट्रोल नहीं होता वहां पे, गिविंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कुछ ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो वो कॉम्बिनेशन लव कहलाता है। यानी कि लव के अंदर के जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो ज्यादा टाइप के होते हैं। आर यू गेटिंग? लाइकिंग के अंदर जो इमोशंस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, तभी तो वो लाइकिंग रह जाता है ना, लव तक नहीं पहुंच पाता। यू केयर मोर whom यू लव एंड लेस, एंड हैज द लेस ईगो। जिसको आप प्यार करते हो उसकी आप केयर ज्यादा करते हो, और आप अपने आप को कम रखते हो। यानी कि आप अपने हिस्से को भी उस इंसान को देखने देने की फीलिंग रखते हो, जहां पे आपका राइट होना, ईगो मतलब आपकी ईगो को, आपके बीइंग राइट को, अपने आप को हमेशा सही प्रूव करने की जो फीलिंग है वो कम होती है। अगर आपकी वो प्रूविंग बीइंग राइट ज्यादा है, आपकी हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, कि मैं ही राइट हूं, तो जो बीइंग राइट जिनका होता है, जिनके अंदर ईगो ज्यादा होती है, उनके अंदर केयरिंग थोड़ी कम होती है, रेस्पेक्ट थोड़ी सी कम होती है। यानी कि ये वाला फैक्टर जो है ना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एक फैक्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या है वो? अगर आप देखो, म्यूजिक और लव हैज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ इसका, कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना म्यूजिक की, has a similarity of megahertz, and it feels in the heart not the head। बहुत बार आपने देखा होगा ऐसा म्यूजिक होता है, जैसे अभी मूवी आई थी एनिमल, उसका एक गाना था, तो उसकी जो म्यूजिक की टोन थी वो तो अरेबिक थी, इंडियन थोड़ी ना थी। तो बहुत सारे ऐसे ही म्यूजिक चलती हैं, ऐसी धुनें चलती हैं जो आपको समझ में भी नहीं आती, बट आपको मन खुश हो जाता है
क्यों? क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो टच कहाँ पे कर रही है? हार्ट पे जाके टच कर रही है। सेम बेसिस पे जो लव है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका कनेक्शन भी हार्ट में जाके होता है, हेड में नहीं होता है। अगर आप हेड से देखते हो तो इसका मतलब है आप प्योरिटी नहीं देख रहे हो। और ह्यूमैनिटी की प्योरिटी विद इमोशन है। और दैट इमोशन में से सबसे पावरफुल जो इमोशन है वो क्रिएट होता है लव से। क्योंकि जहाँ लव होगा वहाँ पे केयर भी आएगी, रिस्पेक्ट भी आएगी, काइंडनेस भी आएगी, फ्रीडम भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। सारी चीजें अपने आप क्रिएट होती चाहिए आपकी लाइफ में। तो हम बातचीत क्या करना चाह रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड इट इन स्पेशल पार्टनर और स्पेशल पीपल के केस। जब हम लव की बात कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंशिएट तो कर लें। जब हम लव कहते हैं तो एक आता है स्पेशल पार्टनर, जिसको हम गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, है ना, वो वाला कहते हैं, या अपने पेरेंट्स कहते हैं, या अपने चिल्ड्रंस कहते हैं। और एक होता है कुछ स्पेशल पीपल भी तो होते हैं जिनके साथ कोई रिलेशन नहीं है किसी तरीके का। तो अगर हम इन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा? साथ रहने के लिए जरूरी है कि कुछ विचारों का मिलाप हो, नहीं तो आर्ग्यूमेंट ही ज्यादा होंगे। आप जिन रिलेशंस के साथ साथ रह रहे हो और अपने उस रिलेशन को निभा रहे हो, अगर आपके विचार आपस में नहीं मिलते, आपके आर्ग्यूमेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि दूसरे वाला अपने आप को प्रूव करेगा, आप अपने आप को प्रूव करोगे। तो इस प्रूविंग के गेम में, बीइंग राइट के गेम में गिविंग नहीं है। इस प्रूविंग के गेम में केयर नहीं है। इस प्रूविंग के गेम में रेस्पेक्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है रेस्पेक्ट, बता सकते हो फिर? जिस इंसान का बीइंग राइट होता है, जिसके अंदर ईगो होती है, उसके अंदर रेस्पेक्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में नहीं सोचता। हम्म। और उसके अंदर मैं है। मैं शब्द एक बहुत खतरनाक भी है। ये खतरनाक है, लेकिन इसको थोड़ा सा फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा पंकज भाई। इसको इसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज आ जाती है कि जिसके अंदर ईगो होता है, बीइंग राइट का कीड़ा होता है, जिसको लगता है कि मैं सही हूँ, वो इंसान अपने आप के राइट वर्ल्ड में ज्यादा रहता है। यानी वो दूसरे को रॉन्ग कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लेके आ रहा कि चलो यार मेरा रॉन्ग हो जाएगा, वो अगले को फीलिंग ठीक वाली हो बात ही है, अपने सामने आप वाले को के लिए लेके भी फीलिंग। फीलिंग्स ज्यादा है। जाएगा। बस फीलिंग। जिसकी अपने आप को लेके फीलिंग ज्यादा होती है तो दूसरों की केयर कहाँ करता है? वो दूसरों को तो जो पूछेगा। तो जो बेसिक प्रिंसिपल हमने पिछले वाली लाइन में पढ़ा था कि अगर हम लव की बात करें तो लव के अंदर क्या क्या आ गया? रेस्पेक्ट आ गई। कि क्या मैं दूसरे के विचार जो मुझसे अलग हैं, क्या उनको भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कि रेस्पेक्ट कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जी मेरी इसमें तो बात राइट है। एक चीज और हो गई। अगर इंसान खुद की अपनी आप को ही लव नहीं कर रहा तो वो दूसरों को क्या लव करेगा और क्या देगा? हाँ, मतलब फाउंडेशन पहले तो बेस्ड। हम अपने आप को सेल्फ ही लव करें ताकि हम अपने आप को वो एनर्जी, उस इमोशन, उस फीलिंग्स पे अलाइन कर सकें, ताकि जो हम उसको जब हम पहले खुद को करना सीखे तो भी हम किसी को गिव अप कर पाएंगे ना। बिल्कुल सही कहा नवीन भाई, लेकिन मैं इसमें यही तो बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैंने कहा कि मेरा सेल्फ लव ज्यादा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये है कि यानी कि जब हम अपने आप को बीइंग राइट प्रूफ कर रहे होते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ये सही कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, तो सेल्फ नहीं, लव नहीं है। हम्म। वो भी सेल्फ लव नहीं है ना। कितनी बार हमारे आर्गुमेंट होते हैं औरों के साथ में, कहीं पे हम अपनी बात को प्रूव करना चाह रहे हैं, अदरवाइज प्रूविंग छोड़ दें और उसको लेट इट भी कर दें, तो कितना आसान हो जाए हमारे स्पेशल केसेस में, है ना। जैसे आप में से अगर कुछ लोग जानते हो, एक एक्टर है रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, है ना, जी। मेरे को बड़े फेवरेट लगते हैं। उन दोनों का जो प्यार है ना वो इश्क वाला लव लगता है मेरे को, बिल्कुल बढ़िया वाला। आज तक चल रहा है, बड़ी केयरिंग रहता है, बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। और एक लव है, अगर आप में से किसी ने देखा हो, राजेश खन्ना और डिम्पल का पाड़िया का भी हुआ था। बड़ा मार्केट में रहा था कि कुछ टाइम पे मैंने सुना है कि राजेश खन्ना के पीछे बहुत सारे लड़कियां मरती थी, बट बाजी मार ली थी डिम्पल का पाड़िया ने, वो नई नई आई थी। बट वो कैसा रहा, लास्ट के बहुत सालों तक वो आपस में मिलकर भी नहीं रहे और ना ही एक दूसरे की केयर करते थे। लव की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम स्पेशल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति की, कि वो साथ रहे, दोनों की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, और उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा इस पूरे बेसिस पे, बट इट हैज टू बी फ्रॉम योर साइड ओनली। अगर हम लव की बात कर रहे हैं तो उस लव के अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट आ गए, केयर भी आ गया, रिस्पेक्ट भी आ गया, गिविंग भी आ गया, उस सब चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया, अगर हम लव की बात कर रहे हैं,
तो ये वाला लव की शुरुआत सबसे पहले आपकी तरफ से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आपकी तरफ से? बिकॉज यू विल गेट द हैप्पीनेस। आपको दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना कि दूसरा प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, बदले में कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। कह रहे तो मैं प्यार करता हूँ लेकिन मेरी बात नहीं समझता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो इसका मतलब हम सौदा कर रहे हैं, प्यार कहाँ कर रहे हैं? गिव एंड टेक कर रहे हैं। लव तो बड़ी प्योर फीलिंग है ना। क्यों प्योर फीलिंग है? क्योंकि जब भी मैं किसी को दूंगा मुझे क्या मिलेगा? इफ आई एम गिविंग लव टू एनीबडी, वो कोई एनिमल हो, हैप्पीनेस। कोई अनजान आदमी हो, कोई अपना Love आदमी back. हो, है ना, तो इन रिटर्न ऑटोमेटिकली यू विल गेट द हैप्पीनेस। जब साला आपको हैप्पीनेस मिल रही है, पिछले क्लासेस में हमने यही बात की है कि भैया अल्टीमेट गोल तो हैप्पीनेस का है, तो व्हाई नॉट क्रिएट दिस फीलिंग विद वन साइडेड। इसको मैं क्या बोलता हूं, एक तरफा प्यार करो ना भाई। क्यों उम्मीद कर रहे हो कि एक तरफा प्यार बहुत ही पावरफुल होता है? भैया क्यों पावरफुल होता है? ना रूठने का डर, ना मनाने की जरूरत। हम कर रहे हैं जी, अपनी तरफ से किए जा रहे हैं। जब तक आप चाहो तब तक आप अपना हक जताओ, और जब मन ना चाहे तो भूल जाओ। किसने बोला है? क्योंकि आपका है ना। सर यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे हम ह्यूमंस हैं और हम इमोशन से ड्राइव होते हैं, तो अगर एक तरफा प्यार, अगर मतलब एक तरफा हैप्पीनेस के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो कभी ये मतलब ह्यूमन नेचर है कि वो आगे चल के जो है ना, वो क्या होती है, अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लगता है कि यार मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ और सामने वाला बंदा कुछ नहीं कर रहा, भले ही मैं वहां पर लंबा थोड़ा चलता ही नहीं है। चलता ही नहीं है वो, भले ही हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो मुझे कुछ देगा या ना करेगा, मैं बिना एक्सपेक्टेशन के अगर कर रहा हूँ। ये मैंने चीजें एक दो बार करके देखी है, बट वो चीजें मतलब लंबे समय तक चलती नहीं, अपने आप को पेन फील होता है। तो तो इसका क्या सोल्यूशन? इसी में नवीन भाई बड़ी अच्छी चीज आपने पॉइंट लेकर आए, और यही पॉइंट बिल्कुल सही जगह जगह पे आया आपकी बातचीत करने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले ना बेस लाइन समझो। क्या बेस लाइन कह रही है? कि भाई अगर लव करना है तो ये आपकी तरफ से एक तरफा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप कर रहे हो दूसरे को तो आपको खुशी मिल रही है ना। ये जग जाहिर है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपको खुशी मिलती है। बट अगर आप प्यार इसलिए कर रहे हो ताकि वहां से कुछ रिटर्न आए, तो इसका मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है, कंटम्पलेशन, या उसके अंदर मिलावट होगी प्यार के अंदर। कि भाई मैं अगर पंकज भाई से प्यार करूं, है ना, इस वजह से कि ताकि वो भी मुझे वापस करें, तो प्यार कहाँ हुआ? बेसलाइन तो नहीं, ये तो लाइकिंग हो गई, या और दूसरे एलिमेंट हो गए ना, तो प्योरिटी नहीं आई ना। क्योंकि प्योरिटी कैसे आई अगर आप समझो, एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। जैसे मीरा का शाम के साथ था। मीरा ने शाम भगवान के साथ किया ना प्यार, अपने आप किया, अपनी चाहत में किया, क्योंकि अपने आप को खुशी मिल रही थी ना यूज करने के लिए। क्योंकि कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं है, हम लव को लव कह देते हैं, लाइकिंग को समझ ही नहीं पाते, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। और जो इसके सर बाद में आपको आपका समझा। एक आपका सेकंड। पॉइंट बिल्कुल ठीक है सर। और मतलब ये चीजें जो है ना, मेरे को अभी जो फिर दोबारा एक थिंकिंग आ रही है, मैं इसको लर्निंग माइंडसेट से पूछ रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि मैं कोई जजमेंट वो कर रहा हूँ। फीलिंग आ रही है, आप टॉपिक चला है तो फीलिंग आ रही है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो वो क्या होता है कि एक जैसे मतलब साधु होते हैं ना, कि वो उनको कोई किसी चीज से मतलब नहीं, वो चीज है, लेकिन हम तो गृहस्थ जीवन में है। हम्म। तो हम सर उसको मतलब कैसे ये चीज कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा फिर। नहीं पॉसिबल होगा ना, अभी तो क्लैरिटी देना शुरू किया, अभी तो थोड़ा सा अंदर के आपके इमोशंस को हिलाना शुरू किया मैंने। देखो जब भी क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं, किसी चीज को आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब आपका एक बिलीफ टूट रहा है। क्योंकि आपके कुछ बिलीफ्स है, और आपको लग रहा है उस बिलीफ पे चोट लग रही है, तभी छटपटा होती है, ये कैसे बात की जा रही है। तो मैं तो छटपटाहट करना चाह रहा हूँ ना। नहीं, क्योंकि अच्छी बात टॉपिक। है, उसे क्लैरिटी, और कुछ चीज की हमें क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मिल रही है, तो यस क्यूरियोसिटी और क्या है। यस यस यस। तो हम उसी स्टेप बाय स्टेप उसी प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे पहला पंच टॉपिक लाइन था। कि भाई ओके। रिलेशनशिप समझ तो ले एक बार, सेल्फ वाला, फैमिली वाला, और हम कैसे कैसे लोगों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखो, रिलेशनशिप का बेस जो है, रिलेशनशिप का बेस जो है, ह्यूमैनिटी का जो बेस है, प्योर बेस जो ह्यूमैनिटी का, वो है लव। क्योंकि लव के अंदर सब कुछ समाहित हो जाएगा, अगर आप उस डीप पे जा सकते हो। जो अभी नवीन भाई ने भी बोला कि वो वाले साधु वाली फीलिंग आ जाए कि हर इंसान से प्यार है, और जो नहीं कर रहा उससे भी प्यार है।
और पर जब तक मन किया तब तक प्यार है, और आपकी चॉइस है, जब आपने हटाना चाहता आपने हटा दिया, और जब हटाया तो कोई गिल्ट भी नहीं आया। आर यू गेटिंग? ना रूठने का डर, ना मनाने की जरूरत। जब तक आप चाहोगे तब तक अपना हक जताओगे, और जब मन नहीं चाहेगा तो भूल जाओगे, कोई बुरा थोड़ा मानोगे, क्योंकि आप ही ने किया था ना। सर एक ही क्वेश्चन है मेरा अपना, पर सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेने लगा है। तो आपने जब लव किया था तो आपने तो लव वाला लव नहीं किया ना। सर वो लंबा तो नहीं वही। चलेगा, वो तो पता ही है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। और जब सामने वाला नहीं इस नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप समझो, जब आपने अपनी तरफ से केयर की, कंसर्न किया, लाइकिंग की, उसके लिए कुछ गिविंग करी, तो वो आपकी तरफ से था ना। और जब तक आपका मन था तब तक दो। जब आपको लगे यार अब मन नहीं कर रहा इसको देने का, तो बंद बंद कर दो, होल्ड कर दो, स्टॉप कर दो। तो फिर तो सर ऐसे होगा कि अगर हम बिना एक्सपेक्टेशन के अगर किसी को लव करें, या मतलब जो उसको मतलब केयर करें, तो उसमें क्या होगा, वो 2-4 दिन के लिए तो हम अपना जब तक कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। अदरवाइज जब हमने अपनी तरफ से हाथ खींच लिया तो उसको बुरा लगेगा, क्योंकि या तो हमने उसको लत लगा दी, या तो हम किसी को चीज कर रहे हैं, कोई चीज उसको बिना एक्सपेक्टेशन के दे रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो तब तक वो बंदा तो सही हमारे साथ टच में है। अदरवाइज वो हमारी तो बुराई करने लग जाएगा, कल तक तो ऐसे कर रहा था, आज ये ऐसे कर रहा है। तो अभी दो तीन चीजों को समझेंगे। पहली चीज तो हम है ना इमोशन की बेसलाइन समझ रहे हैं, पहले हम ये देख ले कि इमोशन होते कैसे कैसे तरीके से। फिर हम देखेंगे ना इमोशन देने किसको हैं। जैसे जो ओके। आपने बोला कि भाई हम सबको थोड़ा देंगे, हाँ। यही तो टॉपिक ना, समझने की कोशिश करें धीरे धीरे करके। पहले तो हम समझ ले है क्या, कि इन रिलेशन, जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्रोमाइज इज नॉट ए बैड वर्ड। आजकल एक फैंसी वर्ल्ड के अंदर मैं कई बार सुनता हूँ, बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में। अरे रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही भाई। मैंने बोला आज घर कॉम्प्रोमाइज। पे भिंडी बनेगी, मेरी फेवरेट है, किसी ने कहा यार रोज ही भिंडी बनती है, आज मटर पनीर बनाओ। बनानी एक है, हम कोई ऐसे शाही थोड़ी ना बन गए कि सारी चीजें बन जाए उठने वाले। एक चीज बनी तो दूसरे ने कॉम्प्रोमाइज किया ना। तो रिश्ता अगर निभाना है तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, कोई बुरा शब्द नहीं है, बट इस कॉम्प्रोमाइज वर्ड की ऐसी अनक्लैरिटी है, लोगों को समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया है। उस चीज के आते ही वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को पावरफुल नहीं करते। इट इज द वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ अगले की, चलो भाई इसकी फीलिंग समझ लेते हैं, आज आज ये बात कर लेते हैं। और जब मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, विद केयर कर रहा हूँ, विद लव कर रहा हूँ, विद चॉइस कर रहा हूँ, प्रेशर में आके नहीं कर रहा हूँ। बट ये समझना पड़ेगा, नॉट ऑलवेज, कि मैं परवाह कर रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ, बट हमेशा नहीं। चला मैं ही केयर करता रहूँ, मैं ही केयर करता हूँ, मैं ही केयर करता हूँ, क्योंकि एक तरफा प्यार करने के लिए पावर चाहिए भैया। हम उस पावर तक नहीं पहुंचे हैं। अभी तो हमारी पावर उससे पहले वाले लेवल पे है। उससे पहले वाला लेवल क्या है, कि मैं अगर प्यार कर रहा हूं तो आप भी करो वापस। दैट इज नॉट अ बैड थिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि सबसे पावर प्योरिटी कहाँ है, एक तरफा में। बट मैं कह रहा हूँ एक तरफा नहीं हो तो दो तरफा के ऊपर चले जाते हैं, एक स्टेप ऊपर। तो दूसरा जो स्टेप है उसमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ही एक तरफा चल रहा है, एक ही तरफा चल रहा है, एक ही तरफा चल रहा है, अगले की तरफ से नहीं आ रहा है। तो अगर अगले की तरफ से नहीं आ रहा है और आपको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपका लव कम हो रहा है। तो आपका लव कम हो रहा है तो क्यों सहन कर रहे हो? एक्सप्रेस करो ना उसको, उसको बताओ, उसको समझाओ कि भैया ये वाली कहानी हो रही है ना? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सर हैप्पी अगर उसको रिलेशन। बताएंगे तो ये तो फिर वही बात होगी। अगर हमने उसको बताना ही कि भाई देख, मैं तेरे को प्यार कर रहा हूँ, या ये चीज है, मैं तेरे की केयर कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा, वो तो वो आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल हो गया सर, वो ना फीलिंग ना ही नहीं ना, आएगी फिर तो। मैंने कहा डिग्री पे आ गया। प्योर डिग्री कौन से, एक तरफा, जहां पर फर्क ही नहीं पड़ता जब तक है मेरी तरफ से है। जिस दिन मैंने छोड़ दिया उस दिन खत्म हो गया। आप देखो ना आपके कितने रिलेशन आप छोड़ के आ चुके हो, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जहां आपका लव केयर अटेंशन उस इंसान के प्रति थी। बट क्या वो अभी है? क्योंकि धीरे धीरे वो धुलमिल हो गई और आपने अपनी चॉइस से उसको छोड़ दिया। अब आपकी फीलिंग चेंज हो गई, आपके काम चेंज हो गए, आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, आपका कनेक्शन कम हो गया है। तो हुआ कैसे, क्योंकि जब तक आप दे रहे थे था। प्यार बढ़ता कैसे, जब अगले से मिलता है तो डबल बढ़ता है, क्योंकि डबल पावर होगी ना, डबल इंजन सरकार होगी। बट मैं कह एक रहा और हूँ एक 11 कि होते हैं। हाँ, तो डबल इंजन में मायने क्या रखता है आपका। आप अपने हिस्से का देखोगे यार, जब तक मैं कर रहा हूं
मुझे इसमें हैप्पीनेस मिल रही है, क्योंकि ये बेस लाइन है, जब भी आप किसी को प्यार करोगे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अगले को मिले या ना मिले, किसको मिलती है? आपको श्योर मिलती है। तो आप अपना गेम खेलो, बट आप अपना गेम खेलते खेलते थक गए हो तो मत खेलो। ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई कॉम्प्रोमाइज कब तक करोगे, कब तक आप अगले के लिए अटेंशन पे रखोगे? जब आपको दिखेगा एक टाइम पे आके कि यार मेरे को ना हैप्पीनेस नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मेरा जो कोटा तो कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इससे रिटर्न चाहिए था, रिटर्न आ नहीं रहा है, तो टाटा बाय बाय कर दो। थोड़ा सा समझेंगे, धीरे धीरे करके मजा आएगा आपको। हैप्पी रिलेशनशिप का मंत्र क्या है? कोई भी रिलेशनशिप है आपकी, उसका एक ही मूल मंत्र है, सुनो, समझो और कम बोलो। मीन्स आपको एबिलिटी बिल्ड करनी है सुनने की, एबिलिटी बिल्ड करनी है समझने की, अंडरस्टैंड करने की, और तीसरा स्टेप आता है फिर बोलना होता है। आप देखो, खासकर हम या हमारे आसपास के लोग इस पूरी सीक्वेंस में से किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं? जब हम रिलेशनशिप में बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ में या अपने स्पाउस के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, या कोई भी रिलेशनशिप में हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखो ये 3 स्टेप हैं हैप्पी रिलेशनशिप को रखने के लिए। आप इसमें से किस स्टेप पे, या आपने देखा होगा ज्यादातर लोग किस स्टेप पे ज्यादा फोकस करते हैं? समझने में। सोचो सोचो। फीलिंग और लव ही आएगा सर फिर दोबारा से। 3 चीजें हैं। एक दूसरे। आप अपने रिलेशन में अपने बच्चों के साथ देखो, अपने स्पाउस के साथ देखो, आप अपने टीम मेंबर के साथ देखो, अपने दोस्तों के साथ देखो, या इन जनरल देखो, मार्केट में अगर आप इन जनरल देखो, तो मैंने कहा कि रिलेशनशिप के अंदर 3 चीजें होती हैं, सुनना, लिसनिंग, समझना, अंडरस्टैंड करना, फिर स्पीकिंग, फिर बोलना। हम ज्यादातर एज ए ह्यूमन बीइंग साला बोलने में इंटरेस्टेड है। वी आर मोर इंटरेस्टेड टू रिप्लाई, कि चल मैं भी बता देता हूँ तेरे को, कुछ ना कुछ क्रिएट कर देता हूँ। जबकि अगर आप देखो बेस्ट वे क्या है, पहला और दूसरा, बहुत बार जरूरत ही नहीं होती तीसरे शब्द, तीसरे वाले स्टेप पे आने की, कि आप अपने रिलेशनशिप में सुन रहे हो और सुनने में आप उसको एम्पैथी दे रहे हो। अच्छा, ओ, अच्छा, सिर्फ आप अपनी लिसनिंग को क्रिएट कर रहे हो उस इंसान के लिए, और उसमें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उस बंदे को। ओके, अच्छा। बहुत बार आपको तीसरे स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं होती है, बट हम ह्यूमंस तीसरे स्टेप की ऐसी मास्टरी कर ली है हमने, इसलिए हम ना तो पहले पे रुकना चाहते हैं ना दूसरे पे रुकना चाहते हैं, हम सीधा ही तीसरे पे आ जाते हैं। तो यानी कि अगर हमने बेसलाइन ही खराब कर दी है, तो भैया रिलेशनशिप की जो प्रगाढ़ता होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो क्रिएट ही नहीं हो रही ना, क्योंकि मैनी टाइम्स देयर नो नीड टू रिप्लाई, बट वी आर बाउंड टू स्पीक। और हमें तो, हम जो बोलते हैं ना, हम जो उसको बताना चाह रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता हम बोल क्या रहे हैं। जैसे जब आप में से कुछ लोग मेरे साथ 1-to-1 अगर कर रहे हैं मेंटरिंग, या मेरे साथ अब जब आगे चलोगे 1 साल की फंडिंग में, तो मैं ना एक चीज बहुत बार बोलता हूँ, अच्छा बताना क्या चाह रहे हो, अच्छा ये बात क्यों बताई मेरे को? क्यों? क्योंकि बहुत बार लोगों के साथ होता है, उसने बोल दिया, मैं पूछता हूँ क्यों बताई? क्यों बताई? बस वैसे ही सर बता दी। अरे जब टॉपिक ही नहीं चल रहा था, टॉपिक ये चल रहा था कि भाई कल तेरे को अपना प्रिंट आउट लेकर आना है, इस जून मंथ का हम फोकस प्लान कर रहे हैं, ये आपको प्रिंट आउट लेकर आना, जैसे मैंने निकाल रखा है, इसी के ऊपर हम काम करेंगे, कर लोगे? हाँ सर कर लूंगा, बहुत अच्छा है, ये था वो था, ऐसा मार्क जुबत करते थे, ये भाई मैंने तो पूछा नहीं तेरे से, क्यों बताया? मैंने क्या बोला तेरे को? नवीन भाई क्या बोला मैंने इस कन्वर्सेशन में? अशोक जी, सर्वेश जी, प्रणय जी। सर वही कि पूछा, कमांड तो कुछ और दी थी, पूछा हाँ, कुछ और गया था, और वो अननेसेसरी जो अनरिलेटेड चीजें थी वो तुम बता रहे हो, बोल रहे वो हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हो। है ना? तो मैं अपने इस पूरे प्रोसेस में एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसके साथ, उसको ये एहसास कराने के लिए कि भैया तीसरे स्टेप की जरूरत ही नहीं है। आपके अंदर इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो बाहर? सेव करो ना इनसाइड, बी विद दैट पार्ट। आपकी 2 एबिलिटीज अगर आपने बिल्ड कर ली, सुनने की और समझने की, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तीसरे बोलने में, क्योंकि जैसे ना मेरे को अभी 2-1.5 महीना पहले बहुत वीकनेस होती थी, जब मैं क्लास के बाद जाता था, डॉक्टर हेमंत से बात की, उसने बोला सर आप एक्सरसाइज से भी ज्यादा पावरफुल काम करते हो बोलने का, और खास करके जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, आपकी इमोशन आता है, आपको तो ज्यादा एनर्जी लगती है, आप नॉर्मल बातचीत ही नहीं करते हो,
आपका स्टाइल ही अलग है, आप तो थकोगे ही। तो मेरे को उस दिन एहसास हुआ, चल अब बोलने से बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, क्यों लगानी एनर्जी, क्यों फोकस करना है उस एनर्जी को लगाने पे। जब आपने अगर दो चीजों की मास्टरी कर ली, तो सच बता रहा हूँ तीसरे स्टेप की जो अलाइनमेंट आता है ना, वो इतना पावरफुल आता है कि आपको लग जाएगा कि हाँ यार कहानी ऐसे होनी। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू से बट लेस इंटरेस्टेड टू लिसन। हर इंसान को कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। बहुत कम ही लोग हैं जो कह रहे हैं कि चलो यार जो तू बोल रहा है ना उसी को समझ, क्या पता उस समझने में ही मुझे पता लग जाए। वन फैक्ट लिख लेना आप, 100% जो आपको बताने वाला हूं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है अभी। क्या? 90% टाइम्स वी शेयर just to express, just to acknowledge, just to appreciate, just to empathize। 10% ही ऐसे किस्से होते हैं, समय होते हैं जहां पे मोटिव बताने का, उस चीज को एडवाइस लेना, सजेशन लेना, सॉल्यूशन लेना है, सपोर्ट लेना है। कितनी बार ऐसा होता है इंसान आपको बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, बस बोलना चाहता है मैं लेट क्यों हो गया, आपके पास आना था मैं लेट हो गया, मैं आते ही क्या बताऊंगा आपको। हम्म। सर लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, ये वन फैक्ट जो आपने बताया मैं समझ नहीं पाया, लैंड नहीं करा मुझे। एंड को दोबारा बताता हूँ नवीन भाई। जी। मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस टाइम्स जब कोई ह्यूमन किसी को कोई चीज बताता है, तो उसको बताने का उसका मकसद क्या होता है? वो सिर्फ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कहना चाहता है सिर्फ। वो एक्नॉलेज करना चाहता है कि अगली तरफ से एक्नॉलेज मिल जाए। वो अप्रिशिएशन चाहता है उस कन्वर्सेशन में। वो एम्पैथी चाहता है कि आप उसके साथ भावुक हो, आप उसके साथ रिलेट कर पाओ। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप उसको एडवाइस करो, सजेशन दो, सॉल्यूशन दो, सपोर्ट करो उसको। 10% चांसेस आर जहां उसका ये मोटिव होता है, रेड वाला। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपके पास कोई इंसान को आना था 12 बजे, बट वो लेट हो गया, वो पहुंचा 1 बजे। आते ही आपको क्या बताएगा? जो भी मतलब उसके साथ इंसिडेंट हुआ कि भाई मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे को ट्रैफिक मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं इस इन वजह से जनरल टाइम से ह्यूमन पहुंचा। बिहेवियर है ये, यही तो मतलब करेंगे ना आप। अपने आप को ये प्रूव करना कि अभी मैं निकला तो टाइम से ही था और मैं इस हम्म, वजह से लेट हो गया, भले ही हम्म। सामने वाले ने पूछा नहीं, लेकिन उसकी बताने की इच्छा थी, उसने बताया। उसकी इच्छा थी ना आते ही। हम्म। ये सबके साथ है, और ऐसे बहुत सारे हाँ। इमोशन है जो धीरे धीरे हम अभी बात करेंगे। कि कोई भी इंसान जिसने कोई प्रॉमिस किया था और उसको पता है प्रॉमिस नहीं हुआ कंप्लीट, तो अगले बंदे को जिसके साथ वो प्रॉमिस है जाकर उसको बताना चाहता है। तो ये सर जो उसकी आपको फीलिंग भी तो, एक फीलिंग ये भी तो होती है कि हाँ अभी मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ घटी है चीजें, पता लगे सामने वाला गलत ना समझ रहा हो, इसलिए वो बंदा बताता है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और बात कह रहा हूँ, बात आपकी आप सही कह रहे हो नवीन भाई। हाँ। अशोक भाई थोड़ा साथ रहेंगे, प्रणय आप भी, सरोज भाई आप भी। वो बंदा आया आपके पास, है ना, मैं आया जैसे आपके पास में, बहुत बार आपने देखा उसे इंसिडेंट, बंदा आता है और आपको बताता है कि यार बहुत ट्रैफिक था, रेड लाइट थी, इतना जाम था, रास्ते में ये मिल गया था, है ना, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, तो आपको बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है। उसकी क्या फीलिंग है? क्या वो आपसे कोई एडवाइस लेना चाह रहा है, सजेशन लेना चाह रहा है, उसके वो ऊपर कोई कमेंट वो करना चाह शेयर रहा है? करना चाह रहा है और उसको मतलब वो चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए कि हाँ भाई चलो ठीक है, थैंक यू तूने बताया, मतलब वो ये चाह रहा है इस तरह का। तो उसकी। वो अपना ट्रस्ट भी खराब नहीं करना चाहता, मतलब ट्रस्ट हाँ। जो टाइम का या आपने जो वेट किया उसका, उसे खराब करना नहीं चाहता कि भाई उसके जेन्युइनिटी प्रॉब्लम हुई है उसके साथ। बट बी द रीजन, आपके बच्चे आते हैं आपके पास में और आके स्कूल की बात बताते हैं आपको, क्या स्कूल में ऐसा ऐसा हो गया, आज रास्ते में हम आ रहे थे ना, ऐसे ही करके एक एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे ऐसे कहानी हो रही थी। कितनी बार अगर आप देखो हम ह्यूमंस चीजों को बताते हैं जब, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम बता दें, ना कि उस पर एडवाइस ले रहे। कि आपको ना अशोक जी पहले निकलना चाहिए था ट्रैफिक से, सोचना चाहिए था आपको, आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, आप लेट हो रहे हो। जैसे आप उसको एडवाइस दे रहे हो, जैसे उसको कोई सजेशन दे रहे हो उस शेयरिंग के अंदर, अरे उसका इंटेंट भी नहीं है आपसे शेयरिंग लेने का। बट हम लोग मास्टरी किसकी कर रहे हैं? हम मास्टरी कर रहे हैं 10% की, जो होती भी नहीं है, जरूरत ही नहीं होती इस चीज की। हम उसको कोई एडवाइस देंगे, सजेशन देंगे, कोई सोल्यूशन बताने लग जाएंगे, सपोर्ट देंगे। अगर अगला बंदा चाह रहा है कि आप सुन लो, उसको एम्पथाइज कर लो, अच्छा लेट हो गए,
और यार ट्रैफिक तो बहुत रहा होगा ना, चलो फिर भी आप आए, मतलब आप काबिले तारीफ है, आपने अपना कमिटमेंट निभाया, मजा आ गया आपको, मुझे चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि अगला बंदा तो सिर्फ आपसे एम्पैथी चाहता है, कुछ अप्रिशिएशन चाहता है, एक्नॉलेज कर दो, एक्सप्रेस करना चाहता है खाली। बट हम उस इमोशन की बेसिक लाइन को नहीं समझ रहे, यानी कि एज ए ह्यूमन हमारे पास एक पावर है लोगों के इमोशंस को समझने की, या अपने खुद के इमोशन को समझने की। हम उसी बेस लाइन पे काम नहीं कर रहे। तो जब मैं कहता हूं इमोशन, वी ऑल आर दी इमोशन भी, हम सब लोगों में एज ए ह्यूमन एक चीज कॉमन है, वो क्या है? सब में इमोशन है, क्योंकि अगर इमोशन नहीं है तो ह्यूमन नहीं है। बेस लाइन को अगर समझो, इमोशन मतलब इमोशन, एनर्जी दैट इज इनटू मोशन, कि हमारे अंदर एक एनर्जी चल रही है, वो कभी ऊपर जाती है, कभी डाउन हो जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी इनटू मोशन, मतलब हुज एनर्जी गोज अप एंड डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपकी एनर्जी कभी अप होगी, कभी डाउन होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, हाउ टू मेक इमोशन स्टेबल। दूसरा पॉइंट क्या है? हाउ टू कीप इमोशन हाई। और तीसरा पॉइंट क्या है? हाउ टू डील विद द लो इमोशंस। ये तीन ही तो सिचुएशन होंगी इमोशंस के केस में। आपको तो सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं अपने इमोशंस को स्टेबल कैसे रख सकूं, कैसे कोशिश करूं कि इसको हाई की तरफ लेकर जाऊं, और कैसे मैं इसको डील करूं जो भी लो की तरफ। अगर आपने ये आर्ट सीख ली, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली, तो आपको आपके इमोशंस को डील करने का तरीका आ जाएगा। और अगर डील करने का तरीका आ गया तो एज ए ह्यूमन इससे बड़ी ब्यूटी, इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट अंडरस्टैंड द इमोशनल रिलेशनशिप लेयर्स विद ह्यूमंस और विद नॉन पीपल। आप मेरे साथ बने रहिए थोड़ा सा ना, ये टॉपिक इतना प्यारा है जिसमें ना बिलीफ टूटते हैं बहुत सारे। और जब बिलीफ टूटते हैं ना, तभी आपकी अल्टरेशन, जब आपकी जो जो बीइंग है ना, शिफ्ट होती है। मैं कह रहा हूं, फर्स्ट अंडरस्टैंड इमोशनल रिलेशनशिप की लेयर एज ए ह्यूमन, जिन लोगों को हम जानते हैं। तो मैं अब आपको कुछ 5 स्टेज दिखाऊंगा। आपको इस 5 स्टेज में अपने आप को रेट करना है कि क्या आप फुल्ली एक्सप्रेस्ड हो इन रिलेशंस में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, या आप 100% रिलेट करते हो कि हाँ यार मैं 100% रिलेट करता हूँ, फुल्ली एक्सप्रेशन है। फुल्ली एक्सप्रेशन का मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? फुल सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? क्या चीज सर, समझा नहीं फुल्ली। मैं कह रहा हूँ कि अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, हम एक रेटिंग करेंगे रिलेशंस के साथ, क्योंकि हमें इमोशनल रिलेशनशिप को चेक करना है। तो अपने इमोशन के लेवल को तो चेक कर ले। इमोशन का लेवल मतलब हो गया कि जहां पे मैं अपने इमोशंस को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वो इमोशन मेरा हाई है। जहां फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसका मतलब मेरा इमोशन वहां पे दबा हुआ है। तो मैं आपसे अगर बात करूं, आप देखो सेल्फ के केस में आपका आपका खुद का इमोशनल एक्सप्रेशन फुल्ली एक्सप्रेस्ड होता है? आप चेक करो स्पाउस के केस में, आप चेक करो किड्स के केस में, आप चेक करो पेरेंट्स के केस में, आप चेक करो कोर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जिसको आप बोल रहे हो उसके केस में, फिर आप चेक करो सोसाइटी के लेवल पे आपकी इमोशनल सेल्फ एक्सप्रेशन कि आप अपने आप को रेटिंग दो। पहले में 10 में से कितने नंबर दोगे, दूसरे में कितना दोगे, तीसरे में कितने दोगे, चौथे में कितने दोगे, पांचवें में कितने दोगे? आप कर रहे हो मेरे साथ? जब आप ये एक्सरसाइज कर दो तो चैट बॉक्स में डन लिख देना कि अगर आपको 10 मार्क्स देने हैं, आउट ऑफ 10 आपको रेटिंग देनी है अपने इमोशनल एक्सप्रेशन की, अपने ही प्रति आपकी इमोशनल एक्सप्रेशन की 10 में से कितनी रेटिंग दोगे, कितने मार्क्स दोगे अपने इमोशनल एक्सप्रेशन की, कि आप फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हो क्या स्पाउस के साथ, उसको रेटिंग दोगे। फिर अपने बच्चों को दोगे, क्या आप अपने पेरेंट्स के प्रति फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेसिव हो, उसको रेटिंग दोगे। कोर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को दोगे, सोसाइटी को दोगे। जब आप ये अपनी एक रेटिंग कर लोगे तो आप मेरे को डन लिख दोगे चैट बॉक्स में। जी
छोटी सी एक्सरसाइज, कुछ आपको एहसास कराएगी, कुछ समझाएगी। आई एम गेटिंग इनटू द चैट बॉक्स। नवीन भाई का डन हो गया। ये एक्सरसाइज समझ में आई आपको? सर्वेश जी, प्रणय जी, पंकज जी, अशोक भाई, अगर समझ में आई है तो आपको आपकी रेटिंग लिखनी है। क्या आपका फुल एक्सप्रेशन है आपकी इमोशन का, आपकी फीलिंग का, अपने प्रति, स्पाउस के प्रति, किड्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति? पंकज भाई का भी डन हो गया। मैं का डन हो गया। अशोक और सर्वेश जी आप भी कर लीजिए। मैं एक चीज की श्योरिटी लेता हूं कि आपका हर एक में 10 तो नहीं होगा, कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 6 होगा, कहीं पे 7 होगा। तो दैट मीन्स 10 की रेटिंग तो नहीं आ रही होगी। तो अगर 10 की रेटिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन रुका हुआ है ना। अगर आप अपने आप को एक्चुअल वे में समझो, बातचीत करने की कोशिश करो कि आपका इमोशनल एक्सप्रेशन की ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है क्यों, इसके ऊपर बात करें। क्योंकि ये तो पता लग गया है कि भाई 10 के 10 नहीं आ रही, मैं अपने प्रति फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हूं। जब मुझे रोना आता है, हंसना आता है, मुझे कुछ कोई चीज करनी होती है तो मैं नहीं रहता, क्योंकि कभी मैं जोश में रहता हूँ, कभी नहीं रहता। फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है। स्पाउस को मैं जो चाहे जिस तरीके से चाह चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, बच्चों को नहीं बोल सकता, पेरेंट्स के साथ क्रिएट नहीं कर सकता। यानी कि मेरे कोर रिलेशंस, जिसको मैं सो कॉल्ड कोर रिलेशन कह रहा हूँ, वहां पे मेरा फुल्ली एक्सप्रेशन गेम नहीं है। तो अगर मेरा फुल्ली एक्सप्रेशन गेम नहीं चल रहा है तो मैं गेम पूरा खेल ही नहीं रहा हूँ। तो पहले समझेंगे क्यों नहीं है, और फिर समझेंगे कैसे इसके ऊपर टिक ऑन करना है, गेम ऑन करना है। अब मैं आपसे एक छोटी सी और एक्सरसाइज करा रहा हूँ। ये आपके सामने 5 हेडिंग्स लिखी हुई, जहां पे आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो या नहीं निभा रहे हो। यानी कि आपको 100% आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका दायित्व बनता है आपकी नॉलेज के हिसाब से, क्या आपको कंप्लीट कर पा रहे हो। आपकी सेल्फ और सोल के प्रति आप स्कोर करो। सबसे पहले देखो यस या नो। अगर आपने कहा यस, तो यस की तो स्कोरिंग करो कि भाई मैं सेल्फ के प्रति, सोल के प्रति अपनी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। यस, तो कितने परसेंट निभा रहा हूँ। दूसरा आता है कोर रिलेशन, जो आपके आपके स्पाउस, आपके किड्स, आपके पेरेंट्स, क्या आप इनके प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। आपने कहा यस या नो। नो कहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस कहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी रेटिंग लिख लो क्या आउट ऑफ 100 कितना कर रहे हो। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के प्रति, कंपनी के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के प्रति। जब आप अपने इस एहसास को, जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ कि क्या आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन 5 लेयर्स पे 100% निभा रहे हो, उसकी एक बार रेटिंग कर कर देख लो। जब आप कर लो तो एक बार डन कर देना। सर्वेश जी, अशोक जी, प्रणय, नवीन, पंकज भाई, एहसास करो ना अपने आप का। रियलाइजेशन वाली क्लास चल रही है, ज्ञान वाली नहीं चल रही। कि आप अपने आप को रेटिंग कर कर देखो, ये 5 लेयर्स चल रही हैं आपके आसपास, इन 5 लेयर में आप क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हो। अब मजे की बात देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एपीजे अब्दुल कलाम की 100% स्कोरिंग कहाँ कहाँ पे होगी। इन 5 लेयर्स में से उस बंदे ने 100% अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ निभाई होगी, आपको सेल्फ क्या पे। लगता है। सेल्फ पे। और कहाँ पे निभाई कम्युनिटी, होगी। कम्युनिटी में भी है सर, कंट्री। और ह्यूमैनिटी, सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। सोसाइटी, ह्यूमैनिटी। ये एग्री कर रहे हो कि उस बंदे ने पक्का अपनी रिलेशनशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में 100% उसने सोल और सेल्फ के लेवल पे काम किया होगा। कोर रिलेशन में शायद उसने 80-90% दिया होगा, फैमिली फ्रेंड में शायद 70%, कंपनी या कम्युनिटी में जहां रहा होगा वहां पे उसने 80-90 के आसपास दिया होगा।
लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए उसने 100% काम किया। ऐसे रतन टाटा जी को देखो, उसने किस लेयर पे, किस लेवल पे 100% दिया होगा। बात करो मेरे से, क्योंकि ये क्लास बातचीत वाली है, सिर्फ ज्ञान वाली नहीं। रियलाइजेशन डिस्कशन से जल्दी आता है। अगर रतन टाटा जी के बारे में आपको अगर रेटिंग करना हो तो आपको कहाँ दिखेगा कि उनकी 100% गेम कमिटमेंट कहाँ आ रहा होगा उनका? वही सर, सोसाइटी सेल्फ पे, साउल ह्यूमैनिटी पे, सोसाइटी। सोसाइटी ह्यूमैनिटी पे सोसाइटी पे और और ह्यूमैनिटी पे आ रहा कंपनी होगा। पे, दोनों, और कंपनी और सर पहले तो सेल्फ और साउल पे, देन सोसाइटी इम्यूनिटी पे, देन कंपनी एंड कम्युनिटी पे। हाँ, तो उनका ड्राइविंग फैक्टर क्या है? सेल्फ के थ्रू वो सेटिस्फेक्शन लेना जो सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए बना हुआ है, जी। ना कि जो उसके दोस्तों के लिए या उसके फ्रेंड्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए बना है। वो उनको कंसिडर भी नहीं करता होगा। बट विजय माल्या का अगर आप एग्जाम्पल लो, तो उसने कहाँ पे फोकस किया होगा? उसने कहाँ कहाँ पे 100% दिमाग लगाने की कोशिश की होगी? सेल्फ पे 100% तो हम्म। उसके बाद उसकी कोर भी आई है, कोर सोसाइटी, पे भी है। हम्म। तो कंपनी भी बहुत टाइम लगाया उसका। हम्म। उसका फोकस रहा था अपने किड्स को प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति। फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के प्रति कम रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग 100% होता तो वो वाले एक्शन नहीं ले पाता जो उसने लिए। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, कोई मजबूर मजदूर है जिसको बेचारे को अवेयरनेस भी नहीं, उसका फोकस कहाँ होता हो? वो अपनी जिंदगी को कहाँ फैमिली के लिए। फोकस करता हो? बिल्कुल। तो उसका फैमिली। 100% फोकस जाता है उसकी फैमिली या उसके कोर रिलेशन। फैमिली मतलब जो दो चार जान पहचान के लोग होंगे, और वो चांसेस आर। तो अगर आप देखो इस गेम को, अगर आपको गेम पावरफुल खेलना है ना, इमोशन का खेलना है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन का खेलना है ना, तो आपको आपका 100% फोकस दो जगह पे तो करना पड़ेगा। सेल्फ और स्पाउस 100% लाना पड़ेगा, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी 100% लानी पड़ेगी। और ह्यूमैनिटी के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत लास्ट टाइम समझने की कोशिश की। दूसरे लेयर जो है उस पर भी फोकस करना है, ऐसा नहीं कि उस पर फोकस नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स हैं जहां जिसकी तरफ बढ़ोगे। लेकिन ये पक्का है कि अगर आप स्पिरिचुअल एंगल से देखो तो आपको पहली लेयर, दूसरी लेयर तो कंप्लीट करनी ही करनी है। और मजे की बात सुन लेना आज, जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। मजे की बात क्या है कि अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी नहीं करना चाहते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेरे को रिलेशन पे ध्यान देना, रिलेटिव पे ध्यान देना, कंपनी पे ध्यान देना, सोसाइटी पे देना है। तो सिर्फ एक चीज पे फोकस कर लो, दैट इज विद सेल्फ एंड सोल। अगर आप 100% सेल्फ और सोल पे फोकस कर लोगे, भाई मुझे अपना ध्यान रखना है, अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, तो आपको जरूरत नहीं किसी और चीज पे तो फोकस करना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके इमोशंस की जो रिलेशनशिप के लेवल है ना, वो अलग अलग है। आपने भी थोड़ी देर पहले स्कोर किया था, अलग अलग स्कोर आया था। तो दो तरीके हैं इस एनर्जी लेवल को डील करने के, आपके इमोशंस को डील करने के दो तरीके हैं। जानना चाहते हो? एक तरीका है बाय क्लीनिंग सेल्फ, दूसरा तरीका है बाय शेयरिंग। आपकी इमोशनल एनर्जी इंपैक्ट हो गई है, आपको अपने इमोशनल रिलेशंस के अंदर फुल्ली एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो आपको दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, बाय क्लीनिंग सेल्फ और बाय शेयरिंग। बाय क्लीनिंग सेल्फ मतलब कैसे होगा? तीन तरीके से होगा। टू हैव लेस एक्सपेक्टेशन, आपको आपके रिलेशंस में, जो आपके आसपास के रिलेशन है, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन के लेवल को कम करना होगा। कैसे कम करना होगा? अंडरस्टैंड करके उनके रोल एंड गोल क्या है। जैसे आप अपनी कंपनी में पियोन से क्या ये उम्मीद करोगे कि वो क्लाइंट को हैंडल कर ले, उसको क्लोज कर ले? बात करो मेरे से। आपकी कंपनी में एक पियोन है, और पियोन से
क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई तू मेरी कंपनी में जो क्लाइंट आते हैं उनको भी समझा दिया कर, उनको बता दिया कर, उनसे चेक बैक ले लिया कर? नहीं। नहीं करोगे ना। नहीं। बहुत बट नहीं। ऑब्वियस है, क्लियर है। तो जितना ऑब्वियस है, क्लियर आपको है, ऐसे ही आपके बहुत सारे रिलेशन से आपके रोल और गोल को समझना होगा। हमने मिक्स कर दिया है। हर इंसान का एक रोल है आपकी लाइफ में, उसका एक गोल है, इसीलिए आपके साथ है। तो जैसे आपको मैंने ये एक कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल दिया और आपने एकदम से कहा नहीं, ऐसे ही माँ का, बाप का, बेटी का, वाइफ का, दोस्तों के, सबके एक रोल रोल, उनसे होने वाली एक्सपेक्टेशन के क्राइटेरिया को समझो कि उसका रोल क्या है, उसका गोल क्या है। दूसरा, अंडरस्टैंड अदर साइड आल्सो। दूसरे से आपकी रिमोट रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप को पावर बनाने के लिए दूसरे की साइड को भी समझना होगा, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं कि दूसरे की लाइफ में चल क्या रहा है। हमें दूर से ही इंसान लगता है कि यार इसको ये कर देना चाहिए था, बट हमें नहीं पता ना उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तीसरी चीज जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये मास्टर है, सबका बाप है, डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, दिल से। इसके लिए दूसरे ने नहीं कहा आपको, ये तीनों चीज मैंने क्या बताई आपको, जो आप कर सकते हो। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो, आप एक्सपेक्टेशन कम कर सकते हो, आप उस इंसान को एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। जैसे कोई भी एक इंसान ऐसा सोचो जो आपको पसंद नहीं है, बात करेंगे इस तरह, जो आपको लगता है मुझे पसंद नहीं है, जो इंसान पसंद नहीं है उसको भी आप लव, केयर, अफेक्शन भेज सकते हो अगर आप उसको एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। आपकी फीलिंग डाउन हो जाएगी। गेम सारा ही अपने इमोशंस को सेटल्ड और स्टेबल करने का है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आता है बाय शेयरिंग। बट विद होम शेयर किससे करो? इंपॉर्टेंट तो ये है कि जी मेरे दिल में कोई बात आ गई, मुझे कोई बात बुरी लगी, कोई चीज ऐसी होगी जो ठीक नहीं है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। विद होम एंड हाउ? वूम की अगर मैं बात करूं तो टू द सेम कंसर्न पर्सन। पहला लेवल होता है, अगर आपको फीडबैक देना आता है, आपका इमोशनल कंट्रोल है, आप गुस्से में नहीं हो, एंगर में नहीं हो, तो सबसे पहले उसी इंसान से शेयर कर लो जिससे रिलेटेड वो बात आपके दिल में आ रही है। दूसरा लेयर क्या है? टू समवन मैच्योर। किसी ऐसे इंसान से बात कर लो उस इमोशन को लेकर जो आपके दिल में स्टक हो गया है, जो मैच्योर है, समझदार है। और तीसरा लेयर क्या होता है? टू एनीवन। कोई भी एनीवन जो फिक्स नहीं है, किसी से बात कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि अल्टीमेट गोल इज क्लीन द स्टक और होल्ड एनर्जी। गो मकसद क्या है समझो। अल्टीमेट गोल है आपकी एनर्जी जो स्टक हो गई है, आपको इमोशनली कुछ फील हो गया है, कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, इसको क्लीन करना। तो क्लीन कैसे हो सकती है? या तो उस बंदे से बात कर लो जिससे वो रिलेटेड है, आपको लगता है उससे नहीं कर पाऊंगा, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं, या मुझे फीडबैक देना नहीं आता है, मुझे कहना नहीं आता, तो किसी मैच्योर इंसान से बात कर लो। कोई भी मैच्योर इंसान नहीं है आपके पास में, किसी से भी कर लो। क्योंकि अल्टीमेट मकसद क्या है कि वो एनर्जी जो आपके दिमाग में चल रही है वो होल्ड ना हो, वो लेयर में ना जाए, वो क्लीन हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद है? 90% टाइम वी जस्ट शेयर टू एक्सप्रेस, नॉट टू गेट दी एडवाइस। तो अगर ये प्रिंसिपल काम करता है तो एग्जाम्पल देखो कि कितनी बार इंसान कोई आपको ये बता रहा है कि जी आज मेट्रो खराब हो गई थी, आके आपको सुना रहा है, बता रहा है, तो आपको क्या चाह रहा है उस बातचीत में? क्या सुनना चाह रहा है आपसे? हाँ जी अशोक जी, प्रणय जी, कोई बंदा आ रहा है बता रहा है आपको, आते ही कोई भी ऐसे रैंडम बात, क्या पता है आज तो ना गाड़ी मेरी रेड लाइट पे लगते लगते बच गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम शेयर करते हैं ना जर्नल, इस तरीके से हम बातें करते हैं किसी ना किसी तरीके से। उस शेयरिंग में वो क्या करना चाह रहा है? अपनी एनर्जी डाउन करना चाह प्रेफरेंसेस। रहा है। उसकी एनर्जी है कुछ होल्ड हो गई है, उसको निकालना चाह रहा है। उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके आपसे एम्पैथी चाहिए, उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसको हूँ चाहिए, हूँ अच्छा, ये वो इतना चाह रहा हूँ, एडवाइस नहीं चाह रहा आपसे कि गाड़ी रुक गई थी, अरे ध्यान से चलानी चाहिए थी ना, पहले रोक लेता, क्यों तेज जा रहा था, फालतू में क्यों देर हो गया। पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है, आपको पता, तीसरे पे क्यों जाना है? समझो ना,
आपके अंदर कुछ है तो आपको एक्सप्रेस करना दैट्स, ताकि वो होल्ड ना रहे, आपके इमोशन में कोई इम्पैक्ट आए किसी भी कारण से, उस इमोशन को निकालना है। तो पहले उस बंदे से निकाल लो जिसको आप जानते हो, जिससे वो रिलेटेड है। आपको लगता है उससे नहीं निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैच्योर पर्सन पकड़ लो, कोई मैच्योर भी नहीं, साला किसी से भी निकाल लो। क्यों फीमेल्स के अंदर एंजाइटी कम होती है, नोटिस करो ना। और बात नहीं रखती ना अपने अंदर, स्ट्रेस मेल में ज्यादा क्यों होता है? वो वो एनर्जी सिंपल को सा, होल्ड करके रखता है। हाँ वो सिंपल सा फार्मूला उनके पास कि भाई किसी ना किसी से जाके कह देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आपकी लाइफ की जो फीमेल्स हैं वो आपसे चीजें कंप्लीट करना चाहती है, सॉल्यूशन नहीं चाहती। सुन लो, सुनते चार पांच चीजें पकड़ लो, हूँ, अच्छा, ऐसा हुआ, सिर्फ इतना ही बोलना होता है भाई, अगले बंदे की आपके प्रति अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। बट नहीं आप उसके सर, अंदर कमेंट कर रहे होते हो। जी। जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि फीमेल, हम सुन भी रहे होते हैं तो जब सामने उसका रिस्पॉन्स मांगा, हाँ तो अपनी एडवाइस बताओ क्या करना चाहिए, वहां पे नहीं हाँ कुछ जब, बोलता तो फंस जाता है बंदा। नहीं नहीं, जब उसने कहा, जैसे आपको एक आदत बिल्ड करनी पड़ेगी, हैबिट बिल्ड करनी है, इसके बाद वो स्टेप आता है कि जो बंदा बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है, उसमें पूछ लो कि आपको कुछ इसमें मेरे से एडवाइस है, कोई सजेशन भी चाहिए क्या। सर ये तो फैमिली के साथ तो सर ये तो सर इतनी फॉर्मेलिटी देर हो में- जाएगी। वहां पे आएंगे ना सर दोस्त, अभी फैमिली को भी अभी नहीं, देखेंगे कितनी है फैमिली आपकी। दो स्लाइड और रुक जाते हैं तो पता लग सर जाएंगे इतनी देर में कितनी तो है। भूल ही जाते हैं सर। बीच में कुछ याद आता है टॉपिक बोलने के लिए, आप करेक्शन करने के लिए, तो इतनी देर में भूल जाते हैं। पंकज भाई, मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब हम लिसनिंग नहीं कर रहे थे ना, अगर हम भूल रहे हैं तो इसका मतलब हम पहले और दूसरे स्टेप की इतनी मास्टरी कर चुके हैं एज ए ह्यूमन, हम तीसरे पे जा ही नहीं रहे। पहला दूसरे की अगर हम मास्टरी कर ले तो बहुत बार लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं होती। एक ऑफेरा पिम्पिन कुछ करके एक लेडी है, नाम मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, फॉरनर है, उसकी लिसनिंग बहुत स्ट्रांग है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उससे सिर्फ बात करने आते हैं और उससे सुनती हैं आंखों में आंखें डाल के, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। उसने लिसनिंग पे काम किया सर, क्योंकि उसकी किताब है और एक उसका एक आर्टिकल भी था। उसने कहा 90% पीपल आर जस्ट वांट टू से, और सेइंग के लिए सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज और कान चाहिए होते हैं, आपकी जबान चाहिए भी नहीं होती, आपकी बॉडी का एक्सप्रेशन चाहिए होता है। वो इमोशंस का वैलिडेशन चाहिए होता है उस इंसान को। तो मैं आपके साथ क्या बात करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब हम बात करना जो चाह रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे रिलेशनशिप जिसको हम कह रहे हैं, जहां आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, उस रिलेशनशिप की तरफ तो चले जाएं एक बार, हम उसको समझ तो लें कि भाई द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलेशनशिप, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, फाउंडेशन है, वो ट्रस्ट। तभी वो रिलेशनशिप आपके काम की है। नहीं तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो काम की नहीं है, आप हमेशा डाउट में रहोगे, दिक्कत में रहोगे, परेशानी में रहोगे। तो सबसे पहले हम इस ग्लू को, इस फाउंडेशन को अगर समझें प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप की, कि ट्रस्ट है क्या, तो ट्रस्ट के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि रिलेशनशिप कितने टाइप की है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट नहीं पता। हमारी तो रिलेशनशिप या तो हमारे चार रिश्तेदार या घर वाले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता रिलेशनशिप की तो लेयर है ना, उसको समझेंगे। ट्रस्ट क्या है एज ए लेमन अगर समझे लैंग्वेज, योर फर्म बिलीफ, आपका बिलीफ है। पहली क्लास में हमने पढ़ना क्यों क्या शुरू किया था, बिलीफ्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है या कॉन्फिडेंस है किसी की रिलायबिलिटी, किसी प्रोबेबिलिटी, किसी ट्रुथ या एबिलिटी के अंदर, ऑफ समवन और समथिंग। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपका, आपको लगता है कि मेरी बेटी ये कर सकती है, आपका ट्रस्ट है, दूसरे को नहीं लगता शायद। आपको लगता है कि यार ये आज सरकार जीतेगी, दूसरे को नहीं लगता। इट इज अबाउट योर बिलीफ। दूसरी बात अगर करें रिलेशनशिप की, तो हम तीन तरीके की रिलेशनशिप को समझेंगे आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को। वन रिलेशनशिप की टाइप होती है क्लोज रिलेशंस, दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल रिलेशंस, और तीसरे होते हैं कैजुअल रिलेशंस। इन तीन लेयर को अगर हम समझें और इसी के बेस पे आगे की तरफ जाने की बात करें, व्हाट इज द बेस ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, सबसे पहले इसी को समझ लो, क्योंकि यही आपकी लाइफ के बहुत सारी चीजों को काट देगी। क्लोज रिलेशनशिप किसे कहते हैं, गिविंग 100% टू रिलेशनशिप विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर्स imperfections, overflows and loving। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है।
सिप सिप कर कर समझने की कोशिश करेंगे और यहीं से अपनी फाउंडेशन को क्लियर करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइल्ड एंड पेरेंट्स, और स्पेशली पेरेंट्स में मदर। वो समझाती है हमें रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में पहली चीज क्या आई? गिविंग 100% टू रिलेशनशिप विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। माँ को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम्पल को समझेंगे और आप एज ए पेरेंट इस चीज को फिर समझ पाओगे। एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर्स इम्परफेक्शन एंड फ्लोज एंड लविंग। 4 चीजों का कंपोनेंट होता है क्लोज रिलेशनशिप के अंदर। आप मेरे साथ रहिएगा। पहला, गिविंग 100%, 50% नहीं। आपकी टीम के बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, काम करते हैं, तो क्या वो 100% दे रहे हैं आपके बिजनेस में, या आप 100% दे रहे हो अपने बिजनेस में? आपकी बिजनेस के साथ रिलेशनशिप को देखो ना, जज कर। मदर के एंगल से देखो, मदर 100% का गिविंग होता है विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग रिटर्न। माँ कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसको कुछ मिलेगा, कुछ धन दौलत नाम इज्जत शोहरत आप उसको देकर जाओगे। एक्सेप्टिंग आपके इम्परफेक्शन, जो फ्लोज हैं, जो आपने गलतियां कर रखी हैं, जो आपसे उसकी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई है, उनके ऊपर कोई ज्यादा सा उसको मलाल नहीं रहता पेरेंट्स में। स्टिल दे लव। आपने कोई बड़ी गलती कर दी है और उस गलती को जाके एक्सेप्ट कर लोगे और उनसे उनको एक्सप्रेशन कर दोगे, तो वो वापस उस चीज को भूल देकर कहीं खड्डे में डाल, भाई चलो प्यार करते हैं, दे विल स्टिल कंटिन्यू दैट लव। तो आपको देखना है कि आपके क्लोज रिलेशंस जिसको आप कह रहे हो ऐसे कितने हैं, क्योंकि क्लोज रिलेशन की कैटेगरी में ही आते हैं ज्यादातर। ज्यादातर रिलेशन किस कैटेगरी में आते हैं? इस वाले में आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल रिलेशन। प्रैक्टिकल बनो। तो ये वर्ड आपने सुना है बहुत बार, चैट बुक्स में लिखकर बताओ कि प्रैक्टिकल रहो यार, प्रैक्टिकल बनो। वही इंसान बड़ा प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल का मतलब है सही, विवेकपूर्ण, इंटेलेक्चुअल डिसीजन लेता है, इमोशन में नहीं लेता। वास्तविक, जो रियल है, जो उपयोगी है, जो व्यवहारिक है, इलॉजिकल नहीं है। व्यवहारिक मतलब अवार्ड मिलना था, आप जज थे, एक बच्चा था आपका, एक बच्चा था दूसरे का, तो आप क्या करोगे? आप अपने बच्चे की तरफ इंक्लाइन लेकर जाओगे, तो आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे ना, आप इमोशनल हो, व्यवहारिक नहीं है ना। व्यवहार में ऐसी बातचीत नहीं समझी जाएगी, उपयोगी नहीं। तो जहां पे प्रैक्टिकल बात आ रही है तो वहां क्या हो गए? सही, राइट डिसीजन, इंटेलेक्ट से लिए हुए डिसीजन, जो उपयोगी है, यूजफुल है, जो रियल है। भाई ये रियली यही होगा, यहाँ कर लो कहीं और कर लो। और जो व्यवहारिक है, जिन चीजों को क्रिएट किया जा सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। पंकज जी आपकी तरफ से शायद कुछ चल रहा है। अगर मैं बताऊं, जो रिलेशन पर्पजफुल है, जिनका कोई पर्पज है साथ में रखने का, क्योंकि ऊपर वालों का पर्पज नहीं, वहां पे गिविंग है, प्योर एक तरफा है। मदर और पेरेंट्स का प्यार जो होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, आप लेयर्स को कनेक्ट करोगे, एक तरफा है उनकी तरफ से। इट्स अबाउट म्यूचुअल ग्रोथ, सपोर्ट, रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो क्या निकल कर आया अगर आप देखो? सो बिल्ड मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशन बहुत कम होते हैं। सर ये तो वही प्रैक्टिकल, हो गया ना जो आपने लास्ट टाइम बताया था, फंक्शनल रिलेशनशिप। यस ये यस सेम ही है ना? यस यस यस, ठीक। फंक्शनल, जिनमें आपको फंक्शन चलाना है, वही बात है ये हम्म। इसमें, हम्म। कि आपका काम चलना चाहिए। तो ये फंक्शनल रिलेशन की कैटेगरी, जहां आपके काम चलेंगे। कौन से रिलेशन हुए सारे के सारे? ये रिलेशन की कैटेगरी बनी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल। मैनी टाइम्स बोथ आर पार्ट इन दी प्रैक्टिकल रिलेशनशिप। आपके, जिनको आप पर्सनल कहते हो ना, बहुत सारों को, आपके रिश्तेदार, आपके और बहुत सारे ऐसे लोग, तो किस कैटेगरी में आते हैं? बेसिकली वो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे लोग। सर जैसे एक बार आप बताना कि जैसे अभी आपने बताया, ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कई बार दोनों ही जो है फंक्शनल रिलेशनशिप में आते हैं। कैसे? आपने लास्ट टाइम तो बताया था कि प्रोफेशनल जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप में ही आते हैं और कैजुअल आते हैं उसमें। और हाँ नहीं, पर्सनल में तो कैजुअल, ओनली वो हो गया ना जो मतलब जिसमें जहाँ हम हमें कोई फीलिंग ही ना आए किसी चीज की, बस हम अटैचमेंट है हमारा, हाँ प्यार है। हाँ हाँ। तो ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, 3 कैटेगरीज को अगर आप लेयर में देखो, जो भी आपके साथ थोड़ी देर में एक्सरसाइज भी कराऊंगा, तो एक बार समझ तो लो कि जिनको आप ये कह रहे हो कि जी ये रिलेशन है, रिलेशन की कैटेगरी समझ लो कौन सा कितना है। भाई मीठा मीठा होता है, बट क्या शुगर का मीठा, मिश्री का मीठा,
आम में आने वाला मीठा, सारे मीठे एक जैसे हैं। तो चाय की चीनी बनाते हो, उसमें आम डाल दो काट के, मिठाई तो उसके अंदर। मीठे के अलग अलग रूप हुए ना, तरीका एक ही हुआ, भाई सर रिलेशनशिप हुई एक आप ये जैसी। कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पर्सनल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि प्रैक्टिकल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो भी कई बार जो है प्रैक्टिकल रिलेशनशिप होते हैं, तो उसको आप कहीं चेक करने के लिए बता रहे हो कि हमें ये 4 लेवल पे चेक करना है वहाँ पे, कि भाई वो 100% ये मतलब रिलेशन गिविंग है वहाँ पर, या मतलब कोई हमारे कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है वहाँ पे, या वो हाँ। हमारे इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, एंड हम्म। लविंग। तो इसका कोई हम्म। एग्जांपल सर एक बार बताओ आप, ताकि अच्छे से लेट कर जाए। अक्षर भाई का बहुत सारे लोगों के प्रति जो लव है ना, वो प्योर हाँ लव है, पर्सनल रिलेशन बात है। उनका बिल्कुल। 100% गिविंग होता है। वो इन रिटर्न ये नहीं उम्मीद करते कुछ दोगे मेरे को। हमारे अंदर, जैसे मेरे अंदर या बहुत सारे उनके जो क्लोज पार्टिसिपेंट है, उनको पता है इनके अंदर ये कमियां हैं। जैसे मेरे हमारे ग्रुप में कमल भाई है ना, और वो बहुत सालों से उनके साथ है, उनको पता ही नहीं हो पा रहा, बट फिर भी वो उनको पूरा प्यार करते, उनको समझाने की कोशिश करते, बताने की कोशिश करते। तो गुरु हमेशा अपने शिष्यों के प्रति प्योर रिलेशन रखता है। माँ अपने बच्चों के प्रति प्योर रिलेशन रखती है। आप बहुत सारे लोग अपनी प्रेमिका के प्रति या अपने स्पाउस के प्रति प्योर रिलेशन रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोज रिलेशन। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग होते हैं, उसका पैरामीटर हमें चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रैक्टिकल वालों के साथ कंफ्यूज हैं, कैजुअल वाले जिनके साथ समय लगाना नहीं था उनको हम प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। ये 3 लेयर के बारे में हमें पता ही नहीं है कि किनके साथ फंक्शन चलाने, किसके साथ नहीं चलाना है, किनके साथ रिलेशनशिप निभानी, किसके साथ नहीं निभानी। तो इसकी बेसलाइन को समझेंगे, यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मजा आएगा आप सब लोगों को। क्या कि एवरी रिलेशनशिप टेक्स योर टाइम, एफर्ट एंड अटेंशन, एनर्जी। छोटी सी लाइन है, बड़ी गहरी लाइन है। हर रिलेशनशिप आपका समय लेता है, आपके एफर्ट लगते हैं, आपकी अटेंशन लगती है, आपकी एनर्जी लगती है। और वो वाली एनर्जी जो कभी अप जाती, कभी डाउन जाती, कभी लो हो जाती। तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैजुअल, प्रैक्टिकल और क्लोज रिलेशंस। क्योंकि जब तक आप इसके डिफरेंस को नहीं जानोगे, आप सबको एक जैसी ही चीज दोगे। किसी ने कहा जी मीठा दे दो, तो मीठा कहती है आप क्या दे दोगे उसको, मिश्री दे दोगे। वो आया था चीनी लेने, शक्कर लेने, खांड लेने, क्योंकि उसमें क्या है, मीठा दे दो, तो आपने दे दिया। तो रिलेशनशिप इज लाइक डिफरेंशिएटिंग, यू नो किसको क्या जरूरत है, किस सिचुएशन में किस चीज की जरूरत है। प्रसाद बटेगा तो मिश्री जाएगी, चीनी नहीं जाएगी, बट हम चीनी डाल के दे देते हैं। चाय जब बनेगी उसमें चीनी जाएगी, मिश्री नहीं जाएगी। तो देर इज ए डिफरेंस ना, चीजों का डिफरेंस है, बट हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमें सारी चीजें एक जैसी लगती है। अब मैं कहता हूँ कुछ ना नाम लिख लो आप, जो आपको लगता है यार मेरी लाइफ के ना कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनकी मैं चेकिंग करता हूँ आपके साथ में। थोड़ा सा आपको ना एक पैरामीटर देने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली पार्ट पे, है ना। प्रैक्टिकल पार्ट पे आप कुछ रिलेशन लिखो, अपने दोस्तों के नाम लिखो, आपके टीम मेंबर के नाम लिखो, अपने जान पहचान के नाम लिखो, 5-7 लोगों के नाम लिखो। प्रणय, अशोक, पंकज, प्रदीप भाई पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ में, नाम लिखो आप। जब आप उनके नाम लिख लोगे, तो मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो आपको लगता है कि ये मेरा क्लोज रिलेशन है या नहीं, तो कुछ छोटे छोटे पैरामीटर बनेंगे ना उनको समझने के लिए। उस पैरामीटर में से एक पैरामीटर मैं आपको दे रहा हूँ। क्या? क्योंकि हम क्या हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहते हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो एक्चुअल वर्ल्ड में कैसे समझेंगे। सोच कर देखो, 5 दिन का दुबई की यात्रा का आपको एक टिकट मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, जिसका खर्चा कम से कम लाख रुपए वाला है, आपको 10,000 रुपए में मिल रहा है। तो आप ये सोच कर देखो कितने लोगों को आप अपने साथ लेकर जाओगे। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके क्लोज रिलेशन है। क्लोज रिलेशन में आपको समझ में आ गया कि क्लोज रिलेशन वो है जहां पे मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो देने की बात, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं एक्चुअल वर्ल्ड से, ह्यूमैनिटी वर्ल्ड से बात नहीं करते, हम एक्चुअल वर्ल्ड से पर्सनली बात आ गए करते वो हैं। तो सर सारे। हाँ, तो सोच कर देखो कितने ऐसे रिलेशन हैं जहां आपको पता लाख रुपए की चीज, भाई दुबई का ट्रिप बढ़िया वाला अगर आप जाओ 5-7 दिन का, लाख रुपए लग जाते हैं एक बंदे के। आपको ऑफर मिल गया है, 10,000 रुपए में दे रहे हैं। तो आपके अंदर से कितने को लेके फीलिंग आएगी कि यार ये अच्छा मौका मिला है, तो क्यों ना ये मौका मैं उन लोगों को दे दूं। सबको तो नहीं दे सकते ना। बिल्कुल एनर्जी अप होगी।
या आपको ये एहसास करना कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे मांग ले, यार मुझे पैसे की जरूरत है, और आपको पता है ये बंदा ने वापस भी नहीं देगा, 10,000 रुपये मांग ली, और आपको खुशी खुशी दे दोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चल कोई नहीं देगा। सबको नहीं दे सकते ना, डिफ्रेंशिएट करो ना। जब आप घूमने जा रहे हो तो आपने पक्का अपने पेरेंट्स का, अपने किड्स का, दो चार रिश्तेदारों के नाम लिखे होंगे, यार इनको लेके चलो। तो इसका मतलब आपकी इमोशनल रिलेशनशिप उनकी क्लोज की तरफ है। क्या बोला मैंने? जिन लोगों को आप ऐसी ट्रिप पे ले जाना चाहते हो, जिनके लिए आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये खर्च देना चाहते हो, रियल वर्ल्ड से मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं समझाता हूँ 2 वर्ल्ड में रहे। तो हमने आज जो बातचीत की रिलेशन वाली, ह्यूमैनिटी वाली, ये ह्यूमन वाला वर्ल्ड है, पहले वाला वर्ल्ड है। बट हम रहे तो साला सेकंड में रहे। इस सेकंड में से अगर मुझे देखना हो, चेक करना हो, तो कैसे चेक करूंगा, कैसे वो थर्मामीटर लगाऊंगा? उसका पैसा है। आज की डेट में रिलेशनशिप में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पैसा होती है, तो पैसे की रिलेशनशिप चेक कर लो कि आपको लाख रुपए की चीज 10,000 में मिल रही है, कितने लोगों को लेके जाओगे? जिस जिसके नाम आपको आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं, एक्साइटमेंट से आ रहे हैं, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो सारे लोग आपके क्लोज की कैटेगरी में आते हैं। नहीं तो जो बच गए वो आपके लिए प्रैक्टिकल रिलेशन, पर्पसफुल मीनिंगफुल रिलेशन है, कि कोई पर्पस है, कोई आपका याराना है, वो है। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है साला, लास्ट चीज ले लो, बस 5 मिनट लगेंगे। सबसे खतरनाक है कि आप कैजुअल रिलेशंस को भी प्रैक्टिकल और क्लोज समझ रहे हो, और वहां पे एनर्जी लगा रहे हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो और समय निकाल के इसको पढ़ना। क्लोज अलग होते हैं, कैजुअल अलग होते हैं, वो टाइम पास होते हैं, एक समय के लिए बनते हैं। बट आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो इन क्लो कैजुअल रिलेशंस को इम्प्रेस करने में, इनके साथ एनर्जी लगाने में, इनके साथ अपने एफर्ट लगाने में। और मैंने ऊपर ही बताया है कि भाई कोई भी रिलेशन, वो कैजुअल हो, क्लोज हो, प्रैक्टिकल हो, कोई भी हो, आपका टाइम लगता है, आपके एफर्ट लगते हैं, आपकी अटेंशन लगती है, आपकी एनर्जी लगती है। क्यों लगा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपका सेल्फ लव अपने प्रति कम है, आप वैलिडेशन चेक तलाश कर रहे हो, कहीं से कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज तलाश कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जाते जाते समझाना चाह रहा हूँ कि भैया, आपको डिफरेंशिएशन विद रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ जी? तो एक लास्ट शेयरिंग जाते जाते आप लोगों से, आज की इस क्लास में से क्या क्या चीजें आपको क्लियर हुई, क्या क्या चीजें आपको प्रेजेंट हुई, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, नाउ हाउस इज ओपन फॉर दैट डिस्कशन। एक लास्ट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। 6 तारीख को थर्सडे को हम मिल रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग आए, समय निकाल कर आए। वरुण ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक अच्छी फिल्म आ रखी है, श्रीकांत, बहुत अच्छे बिजनेस ओनर की फिल्म है, ट्रू लाइफ स्टोरी बेस्ड है। तो 4 बजे के बाद हम जब फ्री हो जाएंगे, तो 4 से 7 उसका इरादा है कि जो जो लोग फ्री हैं वो फिल्म देखना चाहे तो फिल्म भी हो जाए, ताकि एक मेमोरी क्रिएट हो जाए, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए, एक हम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट कर सके साथ में। तो आप सबको आना है और समय निकाल कर आना है, प्रैक्टिकली तैयार होना है। दूसरी बात ये थी कि हमने जो चैलेंज लिया है ना, ये चैलेंज पुश से होता है। आप सोचो, आप आपसे हो जाएगा। आप अपनी टीम को, अपने ग्रुप के अंदर जान लगाओ। पंकज जी, नवीन भाई, प्रणय, अशोक भाई, अपने अपने ग्रुप में जान लगाओ, बात करो ना, एक्सटेंड लो ना। भाई हम ही अभी अभी हम जो रिलेशनशिप निभा रहे हैं, कौन से निभा रहे हैं? प्रैक्टिकल, पर्पसफुल, मीनिंगफुल है ना। हमारा पर्पस है, एक मीनिंग है, कैजुअल थोड़े ना ये। बट अगर हमने कुछ भी नहीं किया, ये कैजुअल हो जाएगा, है ना। मैं 1 सेकंड इसको स्टॉप करता हूँ। आप सब मेरे साथ हैं अभी? जी। यस सर।